डिजिटल दुनिया में किसी आवाज को चुप कराने के लिए क्या चाहिए होता है? आज हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे पत्रकार श्याम मीरा सिंह के एक वायरल वीडियो के आधार पर। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मामूली से सिर्फ 41 सेकंड के वीडियो से, जिसे एक यूनिवर्सिटी की छात्रा ने पोस्ट किया था। पहली नज़र में देखें तो इसमें कुछ भी खास नहीं लगता। लेकिन फिर ये वीडियो, जो कि एक पॉलिटिकल रैली के बारे में एक छोटा सा व्लॉग था, वो अचानक से गायब हो जाता है और स्रोत ये दावा करता है कि सरकार के कहने पर इसे इंस्टाग्राम से हटा दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? इतनी छोटी सी बात से सरकार को क्या फर्क पड़ सकता है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, स्रोत वीडियो का तर्क है कि ये एक बहुत बड़ी कहानी की सिर्फ एक छोटी सी झलक है। क्योंकि स्रोत के मुताबिक ये कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े पैटर्न का हिस्सा थी। अब स्रोत इस वीडियो के पीछे की कुछ और जानकारी देता है। ये सिर्फ एक रैली नहीं थी, छात्रों को अटेंडेंस और खाने का वादा करके लाया गया था। ये छोटी सी जानकारी इस क्लिप को एक अलग ही कहानी बना देती है। तो क्या ये सिर्फ एक छात्र का मामला था? स्रोत का तर्क है कि नहीं, ये पैटर्न कहीं ज्यादा बड़ा है और ये कई आलोचना करने वाली आवाजों को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए कॉमेडियन पुलकित मणि को लीजिए। उनका एक वीडियो जिसमें वो प्रधानमंत्री की नकल कर रहे थे, उसे 1.6 करोड़ बार देखा गया और फिर उसे ब्लॉक कर दिया गया। और देखिए, ये सिर्फ कॉमेडियन तक ही सीमित नहीं है। स्रोत का दावा है कि कार्टूनिस्ट, आम ट्विटर यूजर्स और यहां तक कि न्यूज आउटलेट्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। धीरे धीरे एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है। याद है वो ट्वीट जिसे बैन किया गया था? वो असल में इसी आंकड़े पर एक टिप्पणी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री की यात्राओं पर 815 करोड़ रुपए का खर्च। तो ये सब हमें इस सवाल पर लाता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। अब स्रोत उस कानूनी तरीके की पड़ताल करता है जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इन टेक डाउन्स के लिए किया जा रहा है। स्रोत के पूरे तर्क के केंद्र में एक ही कानून है, भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A। और यहीं पर स्रोत अपना सबसे बड़ा तर्क सामने रखता है। उनका आरोप है कि एक कानून जो देश की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसे व्यक्तिगत आलोचना को चुप कराने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और सिर्फ एक्टिविस्ट ही ऐसा नहीं कह रहे थे। एक्स, जो पहले ट्विटर था, वो तो सरकार को इस मामले में अदालत तक ले गया। उनका तर्क था कि ज्यादातर टेकडाउन रिक्वेस्ट कानून के दायरे से बाहर थे। और इसका पैमाना कितना बड़ा है? साल 2021 में एक आरटीआई से पता चला कि हर दिन, जी हां, हर दिन औसतन 237 यूआरएल ब्लॉक किए जा रहे थे। और स्रोत के मुताबिक ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनका दावा है कि ऑनलाइन कंटेंट को कंट्रोल करने वाले नियम और भी सख्त होते जा रहे हैं। जरा इस बदलाव पर गौर कीजिए। पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास सरकारी आदेश का पालन करने के लिए 36 घंटे का वक्त होता था, लेकिन अब सिर्फ 3 घंटे। फैसला लेने के लिए ये बहुत ही कम वक्त है। स्रोत का ये भी दावा है कि अब बात सिर्फ बड़ी कंपनियों की नहीं रह गई है। नए नियम सीधे सीधे व्यक्तिगत क्रिएटर्स को निशाना बना सकते हैं और उन्हें सीधे सरकारी निगरानी के दायरे में ला सकते हैं। तो ये सब किस लिए? ये हमें स्रोत के तर्क के बिल्कुल केंद्र में ले आता है। लोकतंत्र में आलोचना की क्या भूमिका है? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत वीडियो खुद प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का इस्तेमाल करता है, जहां वे एक स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना के महत्व पर जोर देते हैं। अब इन शब्दों की तुलना स्रोत के इस दावे से कीजिए कि सरकार ने कम से कम 12 प्रमुख आलोचनात्मक या पैरोडी अकाउंट्स को पूरी तरह से बैन करने का आदेश दिया। ये टेबल एक तरह से स्रोत के पूरे तर्क का निचोड़ है। सार्वजनिक तौर पर दिए गए बयानों और कथित सरकारी कार्रवाइयों के बीच का एक गहरा विरोधाभास। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक लोकतंत्र में एक स्वस्थ आलोचना और एक हानिकारक असंतोष के बीच की लकीर कहाँ है? और इस लकीर को खींचने का हक आखिर किसका है?